20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सेना की बम डिफ्यूज टीम एक एक कर उन बमों को डिफ्यूज करने में लगी है जो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में मिले हैं। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में पिछले 3 दिनों में 6 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया था और उसी के बाद स्थानीय पुलिस ने सेना के बम निरोधक और बम डिफ्यूज टीम को यहां बुला लिया था। सेना की टीम ने 6 में से 2 बमों को तो कुछ ही घंटे में ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया था, लेकिन 4 बमों को अभी भी उन्हें डिफ्यूज करना बाकी है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 236 से 242 आरडी के बीच ये जिंदा बम मिले थे और इन्हें डिफ्यूज करने के लिए सेना ने सभी बमों को गहरा गड्ढा खोदकर ढक दिया था और फिर उन्हें एक एक कर डिफ्यूज किया जा रहा है। कलेजा मुंह को आ गया होगा इन तस्वीरों को देखकर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की ये तस्वीरें जोधपुर के भगत की कोठी इलाके की हैं, जहां पैदल जा रही एक महिला को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल इन दिनों प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से खाली सड़क पर कुछ लोग तूफान की गति से गाड़ी चला रहे हैं और ऐसी ही तूफानी रफ्तार में एक स्विफ्ट कार वाले ने इस महिला को टक्कर मार दी थी। पुलिस अब इस कार और इसे चला रहे शख्स को तलाशने में लगी है। चलती ट्रेन में चढ़ना मौत को दावत देना या फिर सुसाइड करने जैसा है और ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ गए होंगे। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें दौसा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिल्ली से अहमदाबाद जा रही आश्रम एक्सप्रेस पकड़ने ये परिवार प्लेटफॉर्म पर आ रहा था, लेकिन जब तक ये लोग ट्रेन तक पहुंचते तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। किसी तरह परिवार के कुछ सदस्य ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और जैसे ही एक महिला ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, उसका हाथ छूट गया और वो ट्रेन के नीचे जाने लगी। महिला को नीचे जाते देख उसके परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। साथ ही वहाँ मौजूद आरपीएफ जवानों ने भी महिला को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सबकी कोशिश से महिला तो ट्रेन के नीचे जाने से बच गई, लेकिन इन चंद सेकंड में सबकी सांसें अटक गई थी। बाद में ट्रेन रुकवाकर पूरे परिवार को अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर के दफ्तर से बड़ी लापरवाही सामने आई और आशंका जताई जा रही है कि इस लापरवाही की वजह से जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी भी संक्रमित हो सकते थे या अब भी हो सकते हैं। दरअसल वसीम खान नाम का एक शख्स अपने 4-5 लोगों के साथ जिला कलेक्टर के दफ्तर में कोरोना संकट से निपटने में सरकार की मदद के लिए सहयोग राशि का चेक देने आया था। जिला कलेक्टर ने उनसे वो चेक ले भी लिया और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन बाद में पता लगा कि जिस वसीम खान ने जिला कलेक्टर को चेक सौंपा था वो और उसकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इसके बाद भी वो होम आइसोलेशन से निकलकर सारे कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर कलेक्टर से मिलने पहुंच गया। कहा जा रहा है कि वसीम खान एक कॉलेज का संचालक है और इस इलाके में उसका बहुत रसूख है। वो चर्चा में आने के लिए अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। चर्चा में आने के लिए उसने कोरोना संक्रमित होते हुए भी कलेक्टर से मुलाकात की, जबकि वो ये सहयोग राशि ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकता था।
2 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित व्यक्ति का चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के पास एक चेक देने के लिए पहुंच जाना कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। ये प्रशंसा की भूख कही जाए अथवा राजनीतिक रसूखों का दुरुपयोग, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति सीधे तौर पर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंच जाता है और जिसकी जानकारी मेडिकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होना साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में जिले के मेडिकल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा लग रहा है यहाँ सब शांति शांति है और ये लोग इतने बेफिक्र हैं कि कोरोना इन्हें छू भी नहीं सकता। ये तस्वीरें श्री गंगानगर की सब्जी मंडी परिसर की हैं, जहाँ ऐसी भीड़ लगी है जैसे आम दिनों में नजर आती है। आप देख सकते हैं कि श्री गंगानगर की धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में किस कदर आधे अधूरे मास्क लगाकर लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक लापरवाही बरती हुई है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के लोग आए हुए हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रयास कर सके, लेकिन उनकी जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो मुख्य द्वार पर ही रह जाती है, किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी है। इसके अलावा अंदर वो कम से कम सब्जी मंडी में जहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं, सब्जी फल विक्रेता इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर उनकी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। शायद यही एक वजह है कि आम लोगों जो सब्जी खरीदने आते हैं वो पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी भी बना के रखें ताकि किसी भी तरह के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। भरतपुर में लोग अपनी लापरवाही के चलते कोरोना को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बाद जैसे ही बाजार और सब्जी मंडी खुले, हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। कोई खरीदारी के बहाने तो कोई तफरी कर दे। बहाना तो हर किसी के पास है, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग बिना किसी खास वजह से घर से निकल रहे हैं और कोरोना को संक्रमण की रफ्तार बढ़ाने के लिए खुला न्योता दे रहे हैं। अगर इसी तरह यहाँ के लोगों ने लापरवाही जारी रखी और प्रशासन के लोग अनदेखी करते रहे तो फिर यहाँ कोरोना विस्फोट को काबू करना किसी के वश में नहीं रह जाएगा। 2 दिन वीकेंड के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुले हैं, तो बाजार में किस कदर भीड़ नज़र आ रही है आप इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि हर चौराहे और गली, चाहे वो सब्जी मंडी हो चाहे हो, हर जगह भीड़ नज़र आ रही है। लोगों से बात करने पर पता चल रहा है कि वो अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाज़ार में आए हैं, लेकिन इस समय जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरत किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि जिस तरह कोरोना अपने पैर पसार रहा है और लगातार गांवों तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बाज़ार में आ रहे हैं। सब्जी मंडी का भी वही हाल। सवाई माधोपुर के वैक्सीन सेंटरों पर एक दिन में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 200 टीके ही नसीब हो पाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि इस रफ्तार से टीकाकरण अभियान को पूरा होने में तो साल भर से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर की आबादी 15 लाख से भी अधिक है, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग का बड़ा हिस्सा शामिल है और अब तक यहाँ इस आयु वर्ग के 10,000 लोगों को भी टीका नहीं लग सका है। इस बात से यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद घातकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा चिकित्सा प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के यथासंभव जतन कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में चलते सवाई माधोपुर चिकित्सा प्रशासन के अनुसार टीकाकरण भी किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का बजरिया स्थित यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है। ये किसी भंडारे की नहीं बल्कि सवाई माधोपुर के नगर परिषद की ओर से चलाई जा रही इंदिरा रसोई के किचन की तस्वीरें हैं। संक्रमण काल में ये रसोई उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके सामने पेट भरने का कोई साधन नहीं है।
साथ ही जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं या फिर जिनके परिजन अस्पताल में हैं और तीमारदारी में वो अस्पताल के बाहर बैठे रहते हैं। इस इंदिरा रसोई का संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है और यहाँ से जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का पैकेट बनाकर भेजा जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कई लोगों को खाने के लिए भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के द्वारा संचालित इंदिरा रसोई वरदान साबित हो रही है। आप इस वक्त देख रहे हैं, हम इस वक्त खड़े हैं सवाईमाधोपुर जिला नगर परिषद द्वारा संचालित इंदिरा रसोई पर, जहाँ पर इंदिरा रसोई के कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच कोटा के लटूरी पंचायत और यहाँ के सरपंच मनीष धाकड़ की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल लटूरी पंचायत के 10 में से 7 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। दरअसल सरपंच मनीष धाकड़ इंजीनियर रहे हैं और उन्हीं की समझदारी और दूरदर्शिता की वजह से इस पंचायत ने कोरोना की एंट्री पर मानो ब्रेक सा लगा रखा है। सरपंच मनीष धाकड़ ने अपने मोबाइल नंबर को हेल्पलाइन नंबर में तब्दील कर रखा है और 24 घंटे लोगों की मदद के लिए वो तैयार रहते हैं। इसके साथ ही मनीष ने हर गांव में 5-5 लोगों की टीम बना दी है जो घर घर जाकर सर्वे करती है और संदिग्ध रोगी मिलने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से दवा किट और इलाज उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, ये टीम गाँव वालों को वैक्सीन और जाँच के लिए भी प्रेरित करती है। इसी टीम की कोशिशों की वजह से 60 से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि 45 प्लस वाले सभी लोगों ने पहली डोज भी ले ली है। आपको बता दें कि लटूरी पंचायत में बुलाहेड़ी, बुलाहेड़ा, बरनखड़ी, दोराड़ी, जेठाड़ी, ढाड़ी, बुडनखेरा, लटूरा, डूंगरपुर और लटूरी समेत 10 गाँव हैं और इस पंचायत की आबादी 5900 है। पिछले 20 दिनों में यहाँ 150 लोगों की जांच हुई है, जिसमें से महज 9 लोग ही पॉजिटिव आए थे और उसमें से भी 6 लोग नेगेटिव हो चुके हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, अतः ग्राम पंचायत स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी बंधु को आवश्यकता है तो वो इस नंबरों पर संपर्क भी कर रहे हैं, जिनको ग्राम पंचायत स्तर द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। पुलिस वालों ने 4 दिन पहले जो सजा दी थी, अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को देखकर यही कह रहे हैं, घर से बेवजह जो निकल रहे हैं बाहर, उनके लिए इससे बेहतर सजा नहीं हो सकती। वायरल वीडियो झालावाड़ का है, जहां पुलिस वालों ने सड़क पर बाइक दौड़ा रहे लापरवाह लोगों को पकड़ा था और फिर उनसे सड़क पर खूब डांस भी करवाया। पुलिस वालों ने जब इन लोगों से सड़क पर डांस और एक्सरसाइज कराई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये वीडियो वो जारी कर देंगे ताकि लोग बाहर निकलने से पहले ये जरूर सोच लें कि बाहर जाने पर सजा के साथ साथ ऐसे शर्मसार भी होना पड़ सकता है। जिसके पास ऐसा लगता है कि चालान बनाने के लिए जेब में पैसा नहीं है, तो उसकी स्वेच्छा अनुसार जैसे वो चाहता है कि साहब मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ, मैं हवाई जहाज बन जाता हूँ, जैसा भी वो चीज़ समझता है, जैसे वो सज़ा शारीरिक रूप से लेता है तो शारीरिक रूप से ले लेता है और जो चालान बनवा लेता है उसको चालान बना देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टोल प्लाजा लॉकडाउन की वजह से बंद है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल सीकर में 1-2 नहीं पूरे 12 टोल प्लाजा इसी तरह से बंद हैं और वो भी किसान आंदोलन की वजह से। आपको बता दें कि सीकर जिले के सभी टोल बूथ 6 फरवरी को बंद हुए थे और उसके बाद से आज तक वापस से शुरू नहीं हो पाए हैं और सभी टोल बूथों पर अभी भी किसानों के धरने जारी हैं। हालांकि अब धरने में बहुत ही कम किसान शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी वही मांग है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
देश में चल रहा किसान आंदोलन भले ही कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान ठंडा पड़ गया हो, लेकिन सीकर जिले में अभी भी यह आंदोलन उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। और सीकर जिले के टोल बूथ जो 6 फरवरी को बंद हुए थे, उसके बाद आज तक वापस शुरू नहीं हो पाए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे आंदोलन स्थल हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भी लगातार 6 फरवरी से हम रशीदवापुरी टोल प्लाजा के ऊपर बैठे हैं। चलिए 20 मिनट 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। DRDO की ओर से डेवलप की गई जिस एंटी कोविड दवा 2DG की चर्चा पिछले एक सप्ताह से हो रही थी, उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही 2DG की 10,000 खुराक की पहली खेप जारी कर दी गई है, जिसे कोविड मरीजों को दिया जा सकता है। इस दवा ने फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मई से अक्टूबर के बीच में हुए ट्रायल में दवा ने कोविड मरीजों पर काम किया और ये सुरक्षित भी रही। दवा के उपयोग से अस्पताल में भर्ती के दिन भी कम रहे और ऑक्सीजन सपोर्ट भी नहीं लेना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दवा एक तरह का सूडो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकता है। ये दवा दुनिया की उन चंद दवाओं में शुमार हो गई है जो खास तौर पर कोविड को रोकने के लिए बनाई गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने 8 मई को DRDO की ओर से विकसित इस दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा में लागू लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही पंजाब में भी लागू पाबंदियों को भी जारी रखने का फैसला हुआ है। देश के बड़े हिस्से में अभी भी कोरोना की वजह से कामकाज और घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यही वजह है कि कई राज्यों में कोविड-19 परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ ही कहा कि संक्रमण से निपटने में अभी तक मिली सफलता पर इस वक्त ढील देकर पानी नहीं फेरा जा सकता। रविवार को ही हरियाणा सरकार ने भी राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इस वक्त जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं, उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। संक्रमण दर की बात करें तो संक्रमण की जो दर 3 मई को 24.47% थी, जो 16 मई को घटकर 16.98% हो गई है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे की आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी श्रुति कौशिक अपनी टीम के साथ लोगों की मदद करने में जुटी हैं और दिन भर में 100 से 200 तक लोगों के लिए भोजन तैयार करती हैं और अस्पतालों के बाहर मरीजों के तीमारदारों की मदद करती हैं। इसके साथ ही वे मास्क और पानी की बोतलें भी सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को बांटती हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड कर रहे हैं दून हॉस्पिटल में, और दून हॉस्पिटल में हमारी वैन वहाँ पे खड़ी हो जाती है लगभग 7:15 बजे। तो 8:15 से लेकर 20-25 मिनट में हम लोग वहाँ पे 100 to 150 ब्रेकफास्ट पैक्स बांट देते हैं। तो हम लोग जितना केटर कर पाए हम उतना कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी किसी को मास्क की ज़रूरत है, पुलिस को जैसे हर 4 घंटे में कहते हैं उनको चेंज करना है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कराते हैं। जितनी हमसे हेल्प हो पा रही है हम कर रहे हैं। श्रुति और उनकी टीम डॉक्टर नितिन पांडे के सहयोग से ऑक्सीजन लंगर भी चला रही हैं। झारखंड में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं, जहां इमरजेंसी में लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमने ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है झारखंड में। हमारा ऑफिस है सहेली ट्रस्ट का, वहाँ पे डॉक्टर नितिन पांडे का क्लिनिक भी है। तो वहाँ पे अगर कोई भी ज़रूरतमंद है तो वहाँ पे आ सकते हैं और ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। सहेली नाम से एनजीओ चलाने वाली श्रुति कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मददगार के तौर पर उभरी हैं। सहेली ट्रस्ट ने राजधानी में महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा भी शुरू की है।
कहते हैं जिसकी अस्थियां धर्म नगरी हरिद्वार में विसर्जित होती हैं, उसको सीधे स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन इस कोरोना काल में हरिद्वार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। लगातार हो रही मौतों के कारण अंतिम संस्कार के लिए लोगों को तो जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अब प्रशासन ने अस्थायी शमशान घाट बनाने की तैयारी की है। चंडी घाट के पास ही इसके लिए जगह चिन्हित भी की गई है। यहाँ नगर निगम 1 हफ्ते में शमशान घाट तैयार कर लेगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न की जा सकेगी। एक्सक्लूसिवली जो है एक क्षेत्र जो है आइडेंटिफाई हो रखा है चंडी घाट में, तो वहाँ पे जो है कोविड के लिए जो भी अगर पेशेंट्स जो डेड बॉडीज आते हैं क्रिमेट करने के लिए, उसमें नगर निगम नोडल के रूप में काम कर रहा है। तो वहाँ पे निःशुल्क जो है लकड़ियों का जो व्यवस्था जो है किया जाता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सभी मंदिरों में हवन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में झांसी की रानी पार्क में हिंदू महासभा की ओर से हवन किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा का मानना है कि हवन और यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है और इससे कोरोना महामारी जैसी बीमारी का भी खात्मा होता है। हवन में अगर काली मिर्च, लौंग, इलायची, गुगुल और गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। इनका ये भी कहना है कि भारतीय पद्धति से ही कोरोना का विनाश हो सकता है, अंग्रेजी दवाइयों से नहीं। मुजफ्फरनगर के प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक मंदिर में हवन यज्ञ किया जाएगा, क्योंकि हवन यज्ञ करने से वातावरण एक तरह शुद्ध होता है और कोरोना जैसी महामारी का विनाश भी हवन यज्ञ द्वारा ही हो सकता है। हवन और यज्ञ करने से कोरोना वायरस भागेगा या नहीं, इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आस्था के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। हालांकि अच्छी बात यह है कि हिंदू महासभा ने जगह जगह सैनिटाइजेशन कराने का भी फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहस्यमय तरीके से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। शहरों के बाद कोरोना का कहर गांव में बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने से मौतों की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के हीरामाऊ गांव में पिछले 1 महीने में करीब 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन खाना पूर्ति करके चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल तक आती है और दवाइयां देकर चली जाती है। आज तक किसी भी ग्रामीण की जांच नहीं हुई, जिससे कि पता चल सके कि आखिर लगातार हो रही मौतों की वजह क्या है। लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत है। जब से मैं समझता हूँ आज तक इतनी मौतें कभी नहीं हुई, पूरे 1 साल में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इस महीने में हो चुकी हैं। लगभग 18-20 मौतें। सीएमओ के मुताबिक मौतों के बारे में जानकारी मिलने के बाद सैंपलिंग भी कराई गई थी और दवाइयां भी दी गई थी। सीएमओ की माने तो अभी तक गांव में 13 लोगों की मौत ज्यादा उम्र की वजह से हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन गाँव में नहीं लगाई जा सकती है, वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल है। वैक्सीन के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र पर या आपको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सोमवार की सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसमें मुख्य पुजारी बांगेश लिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ दूसरी औपचारिकता पूरी की। इसके बाद 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। बाबा केदार के कपाट मेष लगन में खोले गए हैं। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ में इस बार भी कपाट खोलने का समारोह सूक्ष्म रूप से ही आयोजित किया गया। खास बात यह है कि मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुई। बता दें कि कोरोना की वजह से केदारनाथ मंदिर में अभी भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इस बार 4 धाम यात्रा में आम लोगों के आने पर पाबंदी है। मंदिर परिसर में ना तो प्रसाद बांटने की इजाजत है और ना ही टीका लगाने की। गर्भगृह तक सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति मिली है। उसमें भी मूर्ति, घंटी या धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं मिली है। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें।
चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग ने 2014 के बाद पहली बार किसी तिमाही नुकसान दर्ज किया है। इसकी वजह कंपनी पर लगाया गया एक बड़ा जुर्माना है। इस वजह से कंपनी के अमेरिका में लिस्ट शेयर भी 3% तक टूट गए हैं। खबर के मुताबिक अलीबाबा ने गुरुवार को सूचना दी थी कि 31 मार्च को समाप्त हुई चौथी तिमाही में उससे 1.19 अरब डॉलर यानी 87.2 अरब रुपए का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। अगर चीन की मुद्रा में गणना की जाए तो ये 7.66 अरब युआन का नुकसान है। ये 7 साल में पहली बार है जब कंपनी को किसी तिमाही में ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। इसके चलते अमेरिका में सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के नुकसान में रहने की बड़ी वजह चीन के बाजार नियामक का उस पर 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाना रहा है। चीनी नियामक ने कंपनी के एकाधिकारवादी नीतियां अपनाने के खिलाफ ये जुर्माना लगाया। कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले सेलर्स को कंपनी अन्य प्लेटफॉर्म